हेलो बच्चों। एग्जाम हमारे बिल्कुल पास आ गए हैं। तो हम इसके लिए अभी के नए को आफ्टर कोरोना जो हमारा पेपर पैटर्न हुआ है उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज से मैं फर्स्ट चैप्टर के साथ में ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसका फायदा ये भी है कि आपका चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन। आप जानते हैं कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है, और पार्टिकल्स चाहे कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें मूवमेंट होती है, कम या ज्यादा अलग बात है। चार ऑप्शन है, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ऑल ऑफ दीज। तो हम चारों पर एक बार बात करते हैं। नेचर ऑफ मैटर, जैसे अभी मैंने बात की है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस पर डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड स्टेट में जो है मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता है। फिजिकल फोर्सेज, अभी जैसे मैंने बात करी, कई तरह के फिजिकल फोर्सेज होते हैं जो पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर हो गया, अट्रैक्शन हो गया, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग हो गई, ये सब। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें पता है कि जिस मटेरियल के पार्टिकल्स में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनमें मूवमेंट ज्यादा होगा। फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये तीनों चीजें मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ। चार ऑप्शन है इसमें, सब्सटेंस, मटेरियल, अर्थ एंड पार्टिकल। अगर हम बाकी तीन उनकी बात करें, सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है, लेकिन फिर सब्सटेंस किससे बना होता है? मटेरियल से बना होता है। तो फिर मटेरियल किससे बना होता है? अर्थ बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ से मैटर बना होगा। पार्टिकल इज द राइट ऑप्शन। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट में हमारा ये आंसर सही था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। आप सब जानते हैं कि मैटर की तीन स्टेट बेसिक स्टेट है जिन्हें हम आसानी से अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा दो स्टेट ऐसी हैं, प्लाज्मा और बीसी, जिनको हम बेसिक स्टेट नहीं मानते हैं। तो यहां हम ये देखते हैं कि सॉलिड स्टेट तो बेसिक स्टेट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्लाज्मा स्टेट इज नॉट ए बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, बोथ आइंस्टीन, कंडेंसर अगेन not a basic state of matter. So we can say that B and C is the right answer for this question. Both are not the basic state of nature matter. So the option D is right. Now we move on the fourth question. चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, types of interparticle forces of attraction are. हमें जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो कई तरह का हो सकता है, जैसे यहां दिया है इंटर एटॉमिक, उनके बीच में भी होता है। इंटर मोलिकुलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटर आयनिक, जो प्लस माइनस आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वो भी होता है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों एटम्स के बीच में भी होता है, जैसे सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, दोनों के बीच में है। इंटर मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। जैसे हम कंपाउंड में देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इंटर आयनिक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में होता है, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर इज राइट। अगला हम चलते हैं, which of the following statement are correct regarding solid state? solid state के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कणों के मध्य आकर्षण बल का मिनिमम होना। यह गलत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सॉलिड के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगला ऑप्शन है मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यह भी गलत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस बहुत कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगला चलते हैं, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यह सही है, क्योंकि सॉलिड की जो भी शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। और लास्ट है नन ऑफ अबोव। तो इसमें सी आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम, साइज, ये सब फिक्स होते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी के चार ऑप्शन दिए हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम पर है वो डेंसिटी है। अगला है वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, नहीं। मास पर यूनिट एरिया, नहीं, क्योंकि डेंसिटी को हम वॉल्यूम के साथ में ऐड करते हैं। एरिया पर यूनिट मास, यह भी गलत है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा अभी 7th इसका, विच प्रॉपर्टी इज फाउंड मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। विच प्रॉपर्टी इज फाउंड मैक्सिमम, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, मैटर की, जो सबसे ज्यादा मिलती है इन गैसियस स्टेट। ध्यान रखें, रिजिडिटी हमें पता है, कठोरता दृढ़ता गैस में नहीं होती। डिफ्यूजन मतलब होता है पार्टिकल्स का फैलना, ये हमें गैस में सबसे ज्यादा मिलेगा। आपको पता है कि गैस जो होती है वो सबसे तेजी से फैलती है। आपके रसोई गैस है, अगर जरा सा भी लीक हो गया तो आपको तुरंत पता लग जाता है। उसके बाद में हाई मेल्टिंग पॉइंट यह गैस का नहीं होता है, और डेंसिटी भी नहीं होती है, गैस की हाई नहीं होती है, गैस की तो सबसे लो डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर आंसर डिफ्यूजन इज द राइट आंसर, कि गैसों में डिफ्यूजन की टेंडेंसी नेचर सबसे ज्यादा होती है। तो अभी हमने इन 7 को डिस्कस किया है, इसके आगे अब हम अगला और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। तो बच्चों अब हम अगले कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके इस चैप्टर को क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट 293 केल्विन इनटू द सेल्सियस टेम्परेचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर। तो देखिए सेल्सियस में और केल्विन टेम्परेचर में जो एक तरह का डिफरेंस है वो ये है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो दैट इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो हमें 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 273 से, तो दैट मीन्स 20। तो आंसर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 293 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें से 273 माइनस करने पड़ेंगे, माइनस करने पर 20 आता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हम ये जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 100 कितना होगा, 273 में 100 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या होगा 373 केल्विन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटर कन्वर्जन प्रोसेस। इंटर कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब है कि मैटर की जो डिफरेंट स्टेट होती है वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है। कैसे, जैसे आइस है, बर्फ को हम गर्म करते हैं वो लिक्विड में, तो सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। फिर लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, मींस लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैसियस फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में लिक्विड जो होता है, पानी जो है भाप में बदलता है, मींस लिक्विड गैस में बदलता है, तो ये राइट है। फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, तो ये भी ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन मींस तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेज है, गैस का फैलना है, गैस यहां से वहां गई, रही तो गैस की गैस, कोई स्टेट चेंज नहीं हुई। तो ये डिफ्यूजन में कोई इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स या इंटर कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है। सब्लिमेशन में आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैस में चेंज होती है। तो आप इन 3 ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की एक अवस्था दूसरी में बदल रही है। सिर्फ डिफ्यूजन ऐसा होता है जिसमें गैस गैस में ही रहती है, तो डिफ्यूजन इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है कंडेंसेशन लीड्स। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कंडेंसेशन का मतलब होता है जब
वेपर फॉर्म जो गैसियस फॉर्म होती है वो ठंडी होने पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं रेन कैसे होती है, बादलों में जो वाटर वेपर्स होती हैं वो मिलकर के हैवी हो जाती हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाती है, बूंदें बन जाती है, फिर वो बरस जाती हैं। तो असल में क्या हुआ, वेपर फॉर्म जो है ठंडी होकर के लिक्विड में चेंज हुआ है, मतलब गैस यहाँ कहाँ किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे गैस चेंज टू लिक्विड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टिकल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी आर फाउंड इन, किसके पार्टिकल्स में, किस स्टेट के पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल लोएस्ट होता है। अगर हम जनरल सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी लेवल जो है वो सॉलिड का सबसे कम होता है। पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, लिक्विड में उससे कम। तो अगर हम यहाँ पे हमारे को चौथी एक स्टेट और दी हुई है बीईसी, बीईसी जो होती है वह मैटर की वह अवस्था है जिसमें उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी आर फाउंड इन बीईसी स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 atm इज इक्वल्स टू, यहाँ एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्चुअल में होता है 1.01 into 10⁵ PAPM इज पास्कल। तो ये राइट है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.01 into 10⁵ पास्कल। अगला 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, द टेम्परेचर एट विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स सॉलिडिफाइंग, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू हो जाती है। सामान्य शब्द में कहूं तो जिस टेम्परेचर पर जैसे पानी बर्फ में बदलना शुरू होता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदलना शुरू होता है, तो देखिए मेल्टिंग को तो पिघलना बोलते हैं, तो यह नहीं होगा। सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में बदलता है, यह भी नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट पर पानी उबलता है, तो यह भी नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज द राइट आंसर। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर लिक्विड जो है सॉलिड में बदलता है, मतलब जैसे पानी जो है बर्फ में बदल रहा है, ठीक वैसे लिक्विड जब सॉलिड में बदले तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजरमेंट की इंटरनेशनली 3 यूनिट चलती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हमें देखते हैं केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये तीनों तो टेम्परेचर मेजरिंग की यूनिट्स नहीं है। ये एब्सोल्यूट जीरो कोई यूनिट नहीं होती है, तो राइट आंसर इज एब्सोल्यूट जीरो विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने इस चैप्टर के, जो हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस को हमने करने की कोशिश की है। इन क्वेश्चंस के साथ में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी समझने की कोशिश की है। कोई क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों गलत है और कौन सा आंसर सही है, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।